स्वागत है आप सभी का पतंजलि के इस मंच पे। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हम यहाँ पे पढ़ते हैं एनसीईआरटी बेस्ड साइंस सीरीज। इसके अंदर करंट में हमारा जो सेक्शन है वो चल रहा है फिजिक्स का। और फिजिक्स के अंदर भी हम ध्वनि यानी कि साउंड के बारे में स्टडी कर रहे हैं। चलते हैं उसके आगे, क्योंकि देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विभिन्न प्रकार से पूछे जाते हैं, ऑन द एप्लीकेशन बेसिस या फिर डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल बेसिस। अभी जो है नेक्स्ट हम बात करेंगे वो करेंगे ध्वनि का परावर्तन। यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। देखिए, आप लोगों ने कभी कहीं ऊंचाई वाली जगह पे, जैसे आप घूमने गए, पहाड़ पे घूमने गए, वहां पे जोर से चिल्लाकर आपने कुछ बोला, तो कुछ समय पश्चात क्या होता है, आपको ही आपकी आवाज वापस सुनाई देती। सिमिलरली कोई एक व्यक्ति एक बिल्डिंग में खड़ा है और वो खिड़की में खड़ा होकर के जहाँ पे आसपास और भी बिल्डिंग्स हैं वहां से यदि वो किसी को आवाज लगाता है तो थोड़ी देर पश्चात उसको वापस से अपनी ही आवाज क्या करती है, सुनाई देती है। यानी कि वापस से वही आवाज लौट करके आना। तो ये क्या हुआ, किस वजह से हुआ, ये ध्वनि का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है, जो कि उसके मार्ग में उपस्थित किसी अवरोध के कारण हुआ। यानी कि साउंड की वेव जब ट्रेवल कर रही थी, ध्वनि की तरंग, तो उसके रास्ते में कोई अवरोध आया, इस अवरोध के कारण वापस से आ गई ध्वनि की तरंग, और जो स्रोत था से ध्वनि उत्पन्न की थी उसी को ही वापस सुनाई दे रही है। तो ये वाला पूरा जो फिनोमिना होता है ये एक कहलाता है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ध्वनि का परावर्तन। तो ध्वनि का परावर्तन कैसे कैसे हो सकता है, हमने कल स्टडी किया था कि ध्वनि जो है वो तीनों माध्यम से ट्रेवल करती है, ठोस, द्रव और गैस। तीनों माध्यम में ध्वनि का संचरण होता है। लेकिन ध्वनि के परावर्तन की यदि हम बात करें तो वो होता है आपका, या तो ये अवरोध ठोस माध्यम से बना हुआ हो या ये द्रव माध्यम से बना हो। गैसियस मीडियम के अंदर गैस के माध्यम में जो है ध्वनि का परावर्तन नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि ध्वनि की जो तरंग दैर्ध्य है यानी कि जो लेमडा है, ये जो वैल्यू है ये ज्यादा होती है। इस वजह से गैस के जो छोटे छोटे कण हैं, इन छोटे छोटे कणों को ये पार कर जाती है और नए के बराबर परावर्तन होता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही शून्य होता है, बल्कि नए के बराबर होता है, क्योंकि ये मोस्टली जितने भी पार्टिकल्स होते हैं गैस में, इनको अपने ज्यादा तरंग दैर्ध्य यानी कि हाई जो लैम्डा की वैल्यू है इसकी वजह से ये इसको क्रॉस कर जाती है। तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है, उसका बहुत ही आसान से हमने आंसर यहाँ पे निकाल लिया। ध्वनि का जो परावर्तन है, रिफ्लेक्शन ऑफ जो साउंड है, वो ठोस और द्रव में ही क्यों होता है ज्यादा, गैस में क्यों नहीं होता है? बिकॉज ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ जो है लैम्डा, इसकी वैल्यू हाई होती है, इसलिए छोटे छोटे जो गैस के कण होते हैं इनको ये क्रॉस कर जाती है और आगे बढ़ जाती है। अब आता है कि ध्वनि का परावर्तन होता है तो इसके परावर्तन से संबंधित कुछ नियम होते होंगे, क्योंकि हमने एक पढ़ा हुआ है प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए, प्रकाश का जो परावर्तन होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, सेम उसी तरीके से उन्हीं नियमों के साथ में ध्वनि का परावर्तन होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भी सेम रूल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करता है, जो कि आपका प्रकाश का परावर्तन के नियम है। अब वो नियम मुझे पता है कि आपको पता है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, एक बार उन नियमों को रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला नियम क्या कहता है
पहला जो नियम है, जैसे कि प्रकाश के परावर्तन में भी यही नियम है, किसी भी ठोस या द्रव सतह, क्योंकि रिफ्लेक्शन जो है ध्वनि का मैंने बताया कि मुख्यतः इन दोस्तों में होता है, गैसियस मीडियम में ये पास ऑन हो जाती है, तो आपतित तरंग और जो परावर्तित तरंग है वो क्या होंगी, एक ही माध्यम के अंदर, एक ही दिशा के अंदर हम कह सकते हैं उपस्थित रहेंगी। आपतित तरंग और परावर्तित तरंग, ये एक ही माध्यम में जो है मीडियम 1 और मीडियम 2 की हम बात करें, ये जो सतह है मान लीजिए ये ठोस बिल्कुल वैसे है, मतलब ओपेक है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो ये एक ही साइड में, एक ही माध्यम के अंदर उपस्थित रहेंगे। दूसरा जो नियम है, सेकंड नंबर का जो नियम है वो क्या है आपका, कि अभिलंब को अभिलंब कहते हैं। अभिलंब और आपतित तरंग के बीच का कोण और अभिलंब और परावर्तित तरंग के बीच का कोण जो होता है वो बराबर होता है। यानी कि θ1 और θ2 यदि हम इनको लिख दें, नियम 2 के अनुसार θ1 जो है वो θ2 के बराबर होगा। ये हो गया आपका तीसरा नियम। अगर हम बात करें नियम नंबर 3, तो इसके अनुसार जैसे कि प्रकाश के परावर्तन में भी होता है, यदि कोई किरण, कोई तरंग, प्रकाश की दृष्टि के हिसाब से बोले तो किरण बोलेंगे उसको, लाइट की किरणें, लेकिन यहाँ पे हम बोलेंगे कि ध्वनि की तरंग, ध्वनि की कोई तरंग जब अभिलंब के अनुसार आपतित होती है, इंसिडेंट होती है, तो उसी पाथ पर वापिस क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, परावर्तित होगी। तो ये आपतित है और ये परावर्तित है। तो ये तीन जो नियम है, यानी कि आपतित को अगर इंग्लिश में कहें तो इंसिडेंट वेव, तो ये तीनों बेसिक नियम है, ये परावर्तन के नियम हैं, और ये तीनों के तीनों नियम जैसे ही कि प्रकाश के परावर्तन में लागू होते हैं, वही रूल जो हैं वो ध्वनि के परावर्तन के अंदर भी लागू होते हैं। अब ध्वनि का यदि परावर्तन होता है, परावर्तन होने के पश्चात जो है वापिस से ध्वनि आएगी स्रोत के पास में। अब देखिए ध्वनि का स्रोत है ये, मान लीजिए यहाँ पे मैंने इंडिकेट करने के लिए स्पीकर लाइक बना दिया, कोई बोलने वाला व्यक्ति है या कोई और अन्य माध्यम है, यहाँ से ध्वनि उत्पन्न हो रही है, और ये है आपका अवरोधक। अब यहां से ध्वनि क्या हो रही है, परावर्तित हो रही है, यहाँ पे हो रहा है परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन। तो ये जो ध्वनि है जो कि वापिस आ रही है स्रोत के पास में, इसको बोलते हैं प्रतिध्वनि। यानी कि जो रिफ्लेक्टेड साउंड है वो होती है आपकी प्रतिध्वनि। तो क्या प्रत्येक प्रतिध्वनि हमें सुनाई दे सकती है? जो ध्वनि वापिस से, जिसने स्रोत, यानी कि मान लीजिए मनुष्य है, मनुष्य ने, कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने यहां से खड़ा होकर के वो चिल्लाया, चिल्लाने के बाद में बेसिक सा कॉन्सेप्ट कहता है कि यदि वो किसी मतलब सामने उसके अवरोधक हैं, तो उन अवरोधकों से वापस से टकरा करके उसके जो है आपकी साउंड वापस आएगी, साउंड वापस आएगी, तो वो साउंड जो है उसको सुनाई देनी चाहिए। लेकिन क्या हर एक परिस्थिति में ऐसा हो सकता है? देखते हैं, इस पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात, जो मनुष्य सुनने
संवेदना है वो 0.1 सेकंड, यानी कि कुछ भी बोला हुआ जो अभी मैं बोल रही हूँ वो खुद मैं जो सुन रही हूँ वो 0.1 सेकंड तक मेरे दिमाग में रहता है। मनुष्य की जो है मस्तिष्क सुनने की संवेदना 0.1 सेकंड है। तो यदि किसी बोलने वाले ने, किसी स्रोत ने ध्वनि उत्पन्न की तो उसको वो अपनी ध्वनि उसी टाइम सुन रही, लेकिन सामने से रिफ्लेक्ट होकर के वापस प्रतिध्वनि उसको सुनाई दे तो उसके लिए जो जाने वाली ध्वनि है, यहाँ पे सबसे पहले जो है स्रोत है, ने ध्वनि उत्पन्न की, ध्वनि उत्पन्न की, इसको सुनाई दी, जैसे कि अब मैं बोल रही हूँ तो मुझे मेरा सुन रहा है, लेकिन सामने अवरोधक है और इससे वापस आकर के क्या हो रही है, साउंड आ रही है, और इसी साउंड को मैंने क्या कहा है, प्रतिध्वनि। यानी कि किसी को वापस से अपनी प्रतिध्वनि भी सुनाई दे तो उसके लिए क्या आवश्यक हो जाएगा, उसके लिए आवश्यक ये हो जाएगा, क्योंकि 0.1 सेकंड तक तो मेरा जो ऑलरेडी दिमाग है वो जो मैं तुरंत बोल रही हूँ, जो यहीं पे सुन रही हूँ, जो ध्वनि उत्पन्न हुई ओरिजिनल जो साउंड है उसी को सुन रही हूँ 0.1 सेकंड तक। उस दौरान यदि कोई प्रतिध्वनि आती भी है तो मेरा दिमाग उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा, अलग अलग नहीं कर पाएगा कि ये जो उत्पन्न हुई थी वो ध्वनि है या प्रतिध्वनि है। तो कहने का मतलब यदि मुझे स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि को सुनना है तो मेरे दिमाग को 0.1 सेकंड का गैप चाहिए। समझ में आया आप सभी को? ये कॉन्सेप्ट जो है वो ये कहता है कि तो ओरिजिनल ध्वनि है, ओरिजिनल जो साउंड है प्लस प्रतिध्वनि है, इन दोनों के बीच में 0.1 सेकंड का गैप होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस दौरान क्या होता है, मनुष्य का जो मस्तिष्क है, जो ओरिजिनल ध्वनि उत्पन्न हुई उसी की संवेदना में लगाता है, उसी को सुन रहा होता है। इस दौरान यदि कोई प्रतिध्वनि आती है तो वो उसको स्पष्ट रूप से विभक्त नहीं कर पाता, वो समझ नहीं पाता कि ये प्रतिध्वनि है। पर स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए क्या चाहिए होगा, स्पष्ट प्रतिध्वनि के लिए 0.1 सेकंड का गैप चाहिए होगा। तो देखिए, अगर 0.1 सेकंड का गैप नहीं है तो स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनाई नहीं देगी, और बार बार रूप से यदि प्रतिध्वनि को सुनना होता है तो वो क्या कहलाता है, इकोइज्म कहलाता है, इको कहलाता है। लेकिन उससे पहले हम एक यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन विभिन्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, छोटी सी चर्चा यहाँ पे उससे संबंधित कर लेते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे कि मान लीजिए कोई साउंड स्रोत है, उसकी जो वेग है यानी कि वेलोसिटी किसी माध्यम में वो 344 मीटर प्रति सेकंड है, मान लेते हैं। ये साउंड का स्रोत है, इस स्रोत के द्वारा उत्पन्न ध्वनि का ये जो माध्यम है जिसमें ये ट्रेवल कर रही है, इसमें वेग जो है 344 मीटर प्रति सेकंड है। क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा वो मैं आपको बता रही हूँ। तो इस ध्वनि की प्रतिध्वनि सुनने के लिए अवरोधक को कहां पर रखा जाए। आई रिपीट माई क्वेश्चन, किसी माध्यम में किसी स्रोत के द्वारा उत्पन्न ध्वनि की जो वेग है, जो वेलोसिटी है वो 344 मीटर प्रति सेकंड है। तो इस स्रोत को या इस माध्यम के अंदर उपस्थित ध्वनि की प्रतिध्वनि को सुनने के लिए अवरोधक जो जिससे कि परावर्तन होगा उसको स्रोत से कितनी दूरी पर रखा जाए, इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाएगा। तो देखिए, हमें पता है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि के लिए समय कितना चाहिए होता है, 0.1 सेकंड। यानी कि स्पष्ट प्रतिध्वनि के लिए
कितनी दूरी तय करेगी वो प्रतिध्वनि, टोटल दूरी कितनी तय की जाएगी, तो दूरी बराबर होता है समय गुणा चाल, यानी कि 144 गुणा 0.1 कितना हो गया 34.4 मीटर हो गया। 34.4 मीटर जो है टोटल दूरी तय करेगी। अब प्रतिध्वनि क्या होती है, यही होगी। तो 34.4 मीटर जो है 34.4 मीटर की टोटल डिस्टेंस हो गई उस ध्वनि के द्वारा ट्रेवल की हुई, कितने सेकंड में, 0.1 सेकंड में। तो वो डिस्टेंस मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ के बीच की डिस्टेंस हमें निकालनी है, तो ये हो गई डी। तो टोटल जाने में तो टकरा करके यहाँ पे परावर्तित होकर के आने में टोटल दूरी कितनी हो गई 2d हो गई। तो 2d किसके बराबर है 34.4 मीटर के, डी कितने बराबर हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 17.2 मीटर। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा कि स्रोत और अवरोधक अवरोधक की जगह पे कंफ्यूज करने के लिए कह देंगे कि बिल्डिंग, बिल्डिंग की जगह पे और कुछ भी ले देंगे नाम पहाड़, तो उसके बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए, तो ये दूरी यदि 17.2 मीटर होगी तो स्पष्ट रूप से क्या होगा प्रतिध्वनि सुनाई देगी। तो ये आपको मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझाया कि प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि के प्रति मस्तिष्क की संवेदना और स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए कितनी दूरी की आवश्यकता होती है, ये किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाए। अब देखिए, अब हम आगे चलते हैं। मान लीजिए कि ये एक बार एक ही अवरोधक से एक बार ही रिफ्लेक्ट होकर के हमारे पास वापस से आ रही है जो स्रोत है उसके पास में। अगर कुछ ऐसा हो कि बार बार रिफ्लेक्शन हो, बार बार परावर्तन हो, यानी कि बारंबार परावर्तन, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, यदि मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है, आप लोगों ने जब बारिश का मौसम होता है तब उस टाइम पे हम क्या करते हैं, बादलों की गड़गड़ाहट बादलों की गर्जना सुनते हैं, तो कुछ ऐसे धड़ 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 की साउंड जो है वो तेज धीरे धीरे इस प्रकार से सुनाई देती होता है। ये आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, सुना होगा आपने ध्यान से। तो बादलों की गड़गड़ाहट, या फिर एक बार में ही आप कोई खाली रूम है, खाली कमरा है, उसके अंदर जाकर के जोर से चिल्लाए तो क्या होता है, सबसे पहले तेज प्रतिध्वनि सुनाई देती है, फिर उससे धीरे धीरे धीरे, जब तक कि वो सुनने की क्षमता जो है उसकी वहां तक बंद ना हो जाए, उसका वॉल्यूम कम ना हो जाए। तो ये किस वजह से पॉसिबल हो पाता है, ये पॉसिबल होता है बारंबार परावर्तन से, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस से। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस का यदि कॉन्सेप्ट हम आगे पढ़ें तो ऐसे प्रोसेस को एक पर्टिकुलर वर्ड होता है, वो होता है अनुरणन। अनुरणन जो है यानी कि इकोइज्म, या फिर हम सिंपली इको जो बोलते हैं, एको, वो क्या होता है, इकोइज्म या फिर एको या अनुरणन वो कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर ध्वनि मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, यानी कि बारंबार परावर्तन से गुजरती है। कैसे, मान लीजिए यहाँ पे
यहाँ पे साउंड उत्पन्न हो रही है, ये कोई सिस्टम है। यहाँ से जैसे ही साउंड उत्पन्न हुई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, परावर्तित हो, यहाँ पे गई, यहाँ पर जा करके रिफ्लेक्ट हो गई, फिर यहाँ पे गई और फिर यहाँ पे गई। तो 1, 2 और 3, 3 बार क्या हुआ है, ध्वनि का परावर्तन हुआ है और फिर ये यहाँ पे पहुंची है। इसी प्रकार से अलग अलग जो एक ही स्रोत की ध्वनियां हैं वो अलग अलग जगह पे 1, 2 और 3 परावर्तित होकर के वापस से स्रोत के पास पहुंचती हैं। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, अनुरणन कहते हैं, एको बोलते हैं। की वजह से क्या होता है, एक ही साउंड बार बार सुनाई देती है और वो सुस्पष्ट नहीं हो पाती है, वो बार बार सुनाई देती रहती है जब तक कि उसकी क्षमता कम नहीं हो जाती, वो स्लो डाउन नहीं हो जाती। और वो किस वजह से होती है, वो हर बार जब भी परावर्तन होगा तो उसकी कुछ क्षमता जो है यहाँ पे अवशोषित हो जाएगी, कुछ ऊर्जा जो होती है हर बार परावर्तन पे अवशोषित हो जाती है। तो इस वजह से क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस में जो साउंड वेव है, ध्वनि की जो तरंग है, उसकी एनर्जी का ह्रास होता रहता है और फिर वो धीरे धीरे क्या होती है, कम पड़ जाती है। और इको जो है, जो एको होता है वो आपका डाउन हो जाता है, बाद में लास्ट में नहीं सुनाई देता अगर फिर से नहीं चिल्लाए या फिर से साउंड यहाँ को उत्पन्न नहीं की। ये पूरा एक इसमें प्रोसेस होता है। तो देखिए इसको, क्या ये एक अच्छी चीज है, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, मेरी तरफ जो चारों तरफ है वो दीवारें हैं, खाली रूम है, साउंड हो रही है, तो यदि यहाँ पे एको होगा तो वो मेरा माइक्रोफोन जो कि मेरी साउंड को ग्रहण कर रहा है वो एको को भी ग्रहण करेगा और आपको मेरी आवाज जो है वो स्पष्ट सुनाई नहीं देगी, क्योंकि आपके सिस्टम में मेरी खुद की ही रिफ्लेक्टेड जो साउंड होंगी, परावर्तित जो ध्वनियां होंगी, वो भी ये माइक्रोफोन ग्रहण कर रहा होगा और इससे स्पष्ट ध्वनि आपको सुनाई नहीं देगी मेरी। तो मेरी जो आवाज है उसका परावर्तन ना हो कमरे में, इसके लिए क्या किया जाता है, जो कमरा होता है उसके चारों ओर जो है ध्वनि अवशोषक लगाए जाते हैं। ध्वनि अवशोषक क्या होते हैं, जो कि साउंड को अब्जॉर्ब करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि नॉर्मली भी क्या होता है, प्रत्येक परावर्तन पे कुछ मात्रा में जो ऊर्जा है वो अवशोषित हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है ज्यादा उसकी मात्रा को सोखने की, अवशोषित करने की। जैसे कि जो है फाइबर की सीड्स होती हैं, जैसे कि प्लास्टर जो होता है, संपीड़ित फाइबर होता है, प्लास्टर होता है। ये जो होते हैं, फोम होता है, मान लीजिए जो कुशनिंग का काम करता है, वो वाला फोम जो आप इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम मंगवाते हैं तो उसके चारों ओर प्रोटेक्शन कुशनिंग का काम करने के लिए जो फाइबर लगाया हुआ होता है, लाइट वेट कागज का जो फाइबर होता है, उन सब का प्रयोग क्या किया जाता है, रूम के चारों ओर दीवारों में कर देते हैं, ताकि यहाँ पे जैसे ही रिफ्लेक्शन के लिए साउंड आए, टकराए, ये यहीं पे अवशोषित हो जाए और इससे एको की कंडीशन जनरेट नहीं हो। और एको नहीं होगा तो वहां पर उपस्थित लोग जो है, जो स्रोत है यानी कि जो बोलने वाला है, उसकी साउंड को आसानी से, अच्छे तरीके से, सुस्पष्ट तरीके से सुन पाएंगे। अब मान लीजिए ये तो हमारे पास में इसका क्या है, हमें जहां पे नहीं चाहिए अनुरणन एको, उसका सॉल्यूशन हमने निकाला। कुछ जगह ऐसी भी होती हैं जहां पे अनुरणन का यानी कि एको का प्रयोग किया जाता है, अनुप्रयोग होता है, यूटिलाइजेशन होता है, एप्लीकेशन होता है। तो नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, अनुरणन का अनुप्रयोग या फिर इकोइज्म है का यूटिलाइजेशन, या फिर हम कह सकते हैं एप्लीकेशन, कहाँ कहाँ पे हम कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात तो आप लोगों ने देखा होगा
स्पीकर होता है, तो स्पीकर की जो शेप होती है वो इस प्रकार से क्या होती है, शंकु रूपी होती है। यहाँ पे बोलने वाला होता है। अब स्पीकर का प्रयोग क्यों किया जाता है, लाउड वॉइस जनरेट करने के लिए, तेज आवाज में चारों तरफ से वो आवाज जाए, इसके लिए स्पीकर का प्रयोग किया जाता है। तो स्पीकर करता किस सिद्धांत पे कार्य है, स्पीकर का मूल रूप से सिद्धांत ये है कि आवाज को एक पर्टिकुलर दिशा के अंदर भेजना। क्या करना, पर्टिकुलर दिशा में। मान लीजिए स्पीकर का मुंह इस साइड में है, तो इसका काम है कि साउंड जो है वो सिर्फ इस दिशा के अंदर ही जाए, वो इस दिशा में ना जाए। तो ऐसा किस वजह से पॉसिबल हो पाता है, ऐसा पॉसिबल हो पाता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन से, यानी कि बारंबार परावर्तन। तो जैसे ही यहाँ पे ध्वनि की तरंग उत्पन्न होगी, क्या करेगी, इस प्रकार से एक एक दो चार पांच, चार पांच बार क्या हुआ है, उसका परावर्तन हुआ है, रिफ्लेक्शन हुआ है। तत्पश्चात वो क्या हुई है, सामने की दिशा में, जिस भी दिशा के अंदर सेंड करना था ध्वनि को, उस दिशा में वो पहुंच गई। तो हम कह सकते हैं कि ध्वनि को, आवाज को एक पर्टिकुलर दिशा में अच्छी क्षमता के साथ भेजने के लिए हम क्या कर रहे हैं, बारंबार परावर्तन, अनुरणन या फिर एको का प्रयोग कर रहे हैं। एक प्रयोग यहाँ पे हो गया। दूसरा जो प्रयोग है, आपने कभी जब डॉक्टर को विजिट किया होगा तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं, एक स्टेथोस्कोप लेते हैं। तो स्टेथोस्कोप को आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे रख करके आपकी जो बॉडी साउंड्स होती हैं, जैसे कि हृदय की धड़कन है उसको सुनना, फेफड़ों में हवा का जो आदान प्रदान हो रहा है उसकी साउंड को सुनना, ताकि वो पता लगा सके कि नॉर्मल है कि नहीं है, इसको कोशिश करते हैं। तो डॉक्टर का जो स्टेथोस्कोप है, डॉक्टर का स्टेथोस्कोप वो भी बारंबार परावर्तन पे कार्य करता है, यानी कि मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। और ये जो क्वेश्चन है स्टेथोस्कोप का किस बेसिस के ऊपर यूज किया जाता है, इसका बेसिक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट क्या है, ये RS 2021 के अंदर भी पूछा गया क्वेश्चन है, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। देखिए स्टेथोस्कोप की जो नली होती है, रबर की नली, वो देखी होगी आपने। वो क्या होता है, ये वाला हिस्सा जो है पेशेंट के ऊपर लगाया, तो पेशेंट के अंदर मान लीजिए हार्ट की साउंड है, हार्ट की ध्वनि है, वो ध्वनि क्या करेगी, इस प्रकार से स्टेथोस्कोप के अंदर मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, यानी कि बारंबार परावर्तन के माध्यम से क्या करेगी, फिर यहां से इस प्रकार से कनेक्टेड जो डॉक्टर के ईयरफोन होते हैं, स्टेथोस्कोप का जो लास्ट पॉइंट होता है, उसके माध्यम से डॉक्टर साहब सुन पाएंगे। लेकिन हमें यहाँ पे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के आधार पे क्या याद रखना है, हमें याद रखना है बारंबार परावर्तन, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं। ये अनुरणन का ही क्या हो गया, बहुल परावर्तन का उपयोग हो गया, अनुरणन का नहीं, बहुल परावर्तन या मल्टीपल रिफ्लेक्शन का एक यूज हो गया आपका। अब देखिए अनुरणन की जगह पे हम यहाँ पे बहुल परावर्तन लिखेंगे, ज्यादा सही रहेगा, बहुल परावर्तन। अब आपका अगर हम नेक्स्ट बात करें, के अनुप्रयोग में एक काफी फेमस जो है एग्जाम्पल है जिसपे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
कि जो सिनेमा हॉल है, सिनेमा हॉल के अंदर एक जगह पे साउंड उत्पन्न हो रही है और इस साउंड को पूरे के पूरे सिनेमा हॉल में इक्वली भेजना है, तो क्या किया जाता है, वक्राकार छत बनाई जाती है। इस वक्राकार छत से जो साउंड की वेव्स है वो परावर्तित होंगी और चारों तरफ जो बैठे हुए लोग हैं उन तक साउंड की ये जो वेव्स होती हैं ये इक्वली इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होकर के फैल करके सभी के पास में पहुंच जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो सीधा सीधा इस प्रकार से पूछा जाता है कि सिनेमा हॉल में फिजिक्स के कौन से कॉन्सेप्ट के तहत जो है जो साउंड है उसको पूरे हॉल में फैलाया जाता है। तो पूरे हॉल में फैलाया जाता है, यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लागू हो रहा है, परावर्तन का। और किसका परावर्तन, ध्वनि का परावर्तन, तो ध्वनि का परावर्तन हो रहा है। इसी प्रकार से हमने बाकी भी क्या पढ़े, एग्जाम्पल्स पढ़े ध्वनि के परावर्तन से संबंधित, जिसमें बहुल परावर्तन या सिंगल टाइम परावर्तन हो तो उसको किस प्रकार से यूज में ले सकते हैं। अब जो ध्वनि की हम बात कर रहे हैं बार बार, तो क्या मनुष्य या कोई और जीव जंतु हैं वो हर एक प्रकार की ध्वनि को सुन सकते हैं? क्या हम इस यूनिवर्स में उत्पन्न हुई प्रत्येक प्रकार की साउंड को सुन सकते हैं? चाहे कितना ही अच्छा स्वस्थ व्यक्ति हो, जिसके साथ सुनने से संबंधित कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, क्या फिर भी वो सुन सकता है? देखिए इस पे हम अभी चर्चा करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है श्रव्यता परिषद, यानी कि जो सुनने की क्षमता है विभिन्न विभिन्न मनुष्य की भी, जंतुओं की भी और अन्य चीजों के जो डिटेक्टर्स होते हैं, साउंड डिटेक्टर्स होते हैं, उन सब की, तो उसकी रेंज क्या है। यानी कि अगर हम कहें श्रव्यता परिषद, तो इसको हम कह सकते हैं ऑडिबल साउंड रेंज, यानी कि कहां से कहां तक सुन सकते हैं। अब ध्वनि की जो तरंगों को सुनने का डिसीजन लेना कि कहां से कहां सुन सकते हैं, वो कई तरीके से हो सकता है। पहला हो सकता है, कल हमने पढ़ा था ध्वनि के विभिन्न अभिलक्षण पढ़े थे, जिसके अंदर क्या क्या था, आवर्ती थी, आयाम था, वेग था। तो हम एक तो या तो वेग के आधार पर डिसाइड कर लें कि इतने से इतने वेग की, इतने से इतने वेग की, लेकिन उसमें भी दिक्कत है। उसमें दिक्कत क्या है, हमें पता है कि एक ही प्रकार की जो ध्वनि होगी जिसका आवर्ती एक है, वो विभिन्न माध्यम के अंदर, विभिन्न माध्यम में वेग भी उसका क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। यानी कि जो ध्वनि की तरंगे होती हैं वो एक ही ध्वनि की तरंग जिसकी एक ही आवर्ती है, पर्टिकुलर किसी हर्ज पे है, वो अलग अलग माध्यम में जाएगी तो अलग अलग वेग के साथ में जाएगी। तो इसके आधार पे क्लासिफिकेशन करना कितना सही रहेगा, ये लोग आप भी लोग सोच सकते हो कि इससे कुछ निश्चिंतता नहीं बनती। तो निश्चिंतता किसके आधार पे बनती है, ध्वनि का यदि हम क्लासिफिकेशन करें, वर्गीकरण करें कि किससे किस में कौन सुन सकता है, तो सबसे जो है विश्वसनीय जो क्लासिफिकेशन होगा वो आपका निकल के आएगा आवृत्ति के आधार पर, क्योंकि प्रत्येक स्रोत की आवृत्ति जो होती है उसको हम फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। और आवृत्ति जो होगी वो माध्यम पे निर्भर नहीं करेगी, माध्यम पे निर्भर नहीं करेगी। एक जो आवृत्ति होगी, फ्रीक्वेंसी हो गई, वो उसी फ्रीक्वेंसी से ध्वनि जो है चलती रहेगी। तो इस आधार पे यदि हम ऑडिबल रेंज की बात करें, श्रव्यता परिसर की बात करें,
तो इसको इस प्रकार से हम देख सकते हैं श्रव्यता प्रेशर को। बीस हर्ज से लेकर के 20,000 हर्ज को दूसरा लिखते हैं, 20K हर्ज भी लेते हैं, इससे ज्यादा और इससे कम। देखिए 20 हर्ज से लेकर के 20,000 हर्ज तक की जो आवृत्ति है, यानी कि श्रव्यता के प्रेशर को मैं किसके आधार पर कर रही हूं, ध्वनि की आवृत्ति के आधार पे। और ध्वनि की आवृत्ति को ही क्यों ले रहे हैं, इसका हमने एक्सप्लेनेशन बता दिया है। तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की जो ये रेंज होती है, ये मनुष्य सुन सकता है। तो यानी कि ये रेंज हो गई मनुष्य के लिए श्रव्य, यानी कि इंग्लिश में कहें तो सोनिक। 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज क्या होती है, सोनिक साउंड होती है। श्रव्य ध्वनि होती है, सोनिक साउंड होती है, मनुष्य इसको सुन सकता है। अन्य जीव जंतु जो नॉर्मली हमारे मनुष्यों के आसपास रहते हैं, वो सब भी इसको सुन सकते हैं। सारे के सारे जानवर जो हमारे मतलब डोमेस्टिक पर्पज से हैं, पालतू हैं, पेट्स हैं, या फिर जंगल में नॉर्मली क्या होता है, वो भी इस रेंज में सुन पाते हैं। नेक्स्ट है, यदि 20 हर्ज से कम हो तो वो कौन सी हो जाएगी, 0 से लेकर के 20 हर्ज तक की हो जाएगी अपश्रव्य। ये जो आपकी रेंज है हो जाएगी अवश्रव्य, यानी कि सबसोनिक साउंड। और 20,000 हर्ज से जो है वो आपकी ऊपर होती है प्राध्वनि, यानी कि अल्ट्रासाउंड। अब इनको कौन सुन सकता है, कौन नहीं सुन सकता है, ये हम थोड़ी सी एक चर्चा कर लेते हैं। अवश्रव्य जो होती हैं, सबसोनिक साउंड होती हैं, यानी कि इनकी आवृत्ति बहुत ही कम होती है। तो ज्यादा इनको सुनने की जो क्षमता होती है बहुत सारे जीवों में नहीं होती, जनरली नहीं होती है। लेकिन कुछ जीव जंतु जैसे कि अवश्रव्य को कौन सुन सकता है, सबसोनिक को व्हेल मछली सुन सकती है और हाथी सुन सकता है। इस प्रकार के ये जो जीव हैं, दो तीन जो एग्जाम्पल के तौर पे लिया जाता है, ये इसको सुन सकते हैं। नेक्स्ट हमने देखा है, बहुत बार हमने मतलब ये फील किया है कि बहुत से जीव जंतु ऐसे होते हैं जो कि भूकंप की यदि किसी प्रकार की गतिविधि होती है तो उससे वो परेशान हो जाते हैं। वो इंडिकेशंस देते हैं चिल्ला करके, बार बार तेज तेज आवाजें निकाल करके या इधर उधर दौड़ के। ऐसा एनिमल प्लेनेट, डिस्कवरी चैनल, इन सब पर भी हम देखने को मिल सकता है। तो हम कह सकते हैं कि जो भूकंप की जो ध्वनि जो साउंड वेव्स होती हैं, भूकंप की साउंड वेव्स, वो भी क्या होती हैं, अवश्रव्य यानी कि सबसोनिक श्रेणी में आती हैं और इनको ये सुन सकते हैं। कुत्ते जो हैं वो भी कुछ प्रकार की जो साउंड्स होती हैं इनको सुन सकते हैं। तो एक तो हो गई सबसोनिक अवश्रव्य, मनुष्य वाली हो गई सोनिक श्रव्य, और एक हो गई प्राध्वनि यानी कि अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक भी को बोल सकते हैं। अब इसको कौन सुन सकता है, कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि चमगादड़, पोर्पोइज मछली, तो ये सब क्या कर सकते हैं, ये जो अल्ट्रासोनिक साउंड जो है, डोल्फिन, डोल्फिन की भी बोला जाता है कि डोल्फिन जो है वो
अल्ट्रासोनिक को सुन सकती, निकाल सकती है आवाज को। तो ये जो जीव हैं ये अल्ट्रासोनिक साउंड्स को उत्पन्न करते हैं, निकालते हैं, और उससे परावर्तित जब होकर के वो वापस से अल्ट्रासोनिक साउंड आती है तो ये जीव उसको सुन करके अपने टारगेट का पता लगाते हैं। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो डिटेल में किस प्रकार से ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पूरा होता है कि जो अल्ट्रासोनिक साउंड उत्पन्न करने वाले जीव हैं जैसे कि चमगादड़ है, चमगादड़ अल्ट्रासोनिक साउंड्स निकालता है। जब वो साउंड्स अपने उस किसी जीव जंतु जो चल रहा है जैसे कि चूहा है तो उससे टकरा करके वापस आएगी, तो उससे वो दूरी का अनुमान लगाएगा और उसी दिशा के अंदर वो जा करके अपना शिकार करता है। तो ये पूरा एक हम जो है बाद में भी इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। हमने यहाँ पे पढ़ लिया श्रव्यता का परिसर, यानी कि कौन सी रेंज के अंदर क्या होता है। अब मान लीजिए हमने बात की कि जो मनुष्य है वो इससे इस रेंज में सुन सकता है, 20 से 20,000 की जो रेंज है आवृत्ति की, इसमें सुन सकता है। लेकिन फिर भी हमें हमारे आसपास जो है बहुत सारे व्यक्तियों में श्रवण शक्ति का ह्रास देखने को मिलता है, यानी कि वो प्रॉपरली क्या है सुन नहीं पाते हैं। उनके जो ईयर के अंदर जो सुनने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। तो उनको क्योर करने के लिए क्या किया जाता है, एक छोटा सा श्रवण युक्ति यंत्र लगाया जाता है, यानी कि जो एक आम भाषा में कहा जाता है तो ऑडियो मशीन लगाई जाती है जो कि उनको सुनने में सहायक होती है। तो उस श्रवण युक्ति यंत्र के अंदर क्या होता है, इस श्रवण युक्ति यंत्र में देखिए सबसे पहले तो अपने आसपास की एनवायरनमेंट की साउंड्स को ग्रहण करने के लिए इसमें लगा हुआ होता है एक माइक्रोफोन। बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्चुअल डिवाइस है। इस प्रकार से मेरे पास भी अभी क्या लगा हुआ है, माइक्रोफोन, जो कि मेरी साउंड को सही स्पष्ट तरीके से ग्रहण कर रहा है। ये माइक्रोफोन के बाद में जो लगा हुआ होता है वो लगा होता है एम्पलीफायर। एम्पलीफायर का काम होता है जो यहाँ पे साउंड वेव्स यानी कि ध्वनि की जो तरंगे आई हैं उनको पुष्ट करना, एम्पलीफाई करना, उनकी जो क्षमता है उसमें वृद्धि करना। तो क्षमता में वृद्धि करता है इसकी, हम कह सकते हैं ध्वनि तरंगों की। ध्वनि तरंगों की क्षमता में यहाँ पे वृद्धि करता है एम्पलीफायर। देन उसके बाद में होता है स्पीकर। स्पीकर क्या करता है, जो यहाँ पे सिग्नल है कौन से सिग्नल के रूप में चलता है, ये इलेक्ट्रिक वेव या सिग्नल के रूप में। माइक्रोफोन में क्या होता है, जो ध्वनि की तरंगे होती हैं उनको विद्युत तरंगों में तब्दील कर दिया जाता है और स्पीकर जो होता है वो वापस से आपकी इलेक्ट्रिक वेव्स जो हैं उनको साउंड वेव्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है और फिर इससे जो है श्रव्य शक्ति कार्य कर पाती है, व्यक्ति सुन पाता है। तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है श्रवण युक्ति यंत्र का होता है, जिससे जिनकी सुनने की क्षमता कम हो गई है, श्रव्य तंत्र उनका जो नेचुरल जो है ईयर के अंदर वो है थोड़ा कम काम करता है या काम नहीं करता है, तो उस स्थिति के अंदर इसको प्रयोग में लिया जाता है। अब हम पढ़ते हैं, हमने जो तीसरा कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कौन सी तीसरे प्रकार की ध्वनि, वो ध्वनि पराध्वनि, जो कि 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है, ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज, जिसकी क्या है आवृत्ति।
यानी कि फ्रीक्वेंसी इससे ज्यादा है। तो ऐसी ध्वनि को हमने कहा था प्राध्वनि, यानी कि अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासाउंड बोल देंगे। अब हम पढ़ेंगे कि क्या इस ध्वनि के भी, अल्ट्रासोनिक जो साउंड है, इसके भी हम कोई प्रयोग कर सकते हैं हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर? तो बिल्कुल कर सकते हैं। इसके विभिन्न अनुप्रयोग, अंदर सबसे पहले आता है सफाई करना। किस चीज की सफाई करेंगे भाई? अब सोचने वाली बात है ना कि साउंड की जो वेव है, चाहे भले ही वो अल्ट्रासोनिक साउंड है, क्या वो सफाई भी कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं। देखिए, जो सर्पिलाकार नली प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, जो कि बहुत ही छोटे होते हैं और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। मान लीजिए कोई सर्पिलाकार नली है इस प्रकार से, इसकी सफाई करनी है, तो क्या ये नॉर्मल तरीके से पॉसिबल हो पाती है? आसानी से नहीं हो पाती है। इसी प्रकार से जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होते हैं, उनके कंपोनेंट एक दूसरे के साथ में इस प्रकार से असेंबल्ड होते हैं, इस प्रकार से लगाए हुए होते हैं कि नॉर्मल तरीके से हम उसकी सफाई नहीं कर सकते। सोच के देखिए, अगर कंप्यूटर का सीपीयू हम खोलें और उस सीपीयू की हम किसी ब्रश से या इस प्रकार से सफाई करना चाहें, अंदर धूल गई हुई हो, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो उस स्थिति के अंदर क्या किया जाता है, इनमें से इन जो जैसे कि सर्पिला काल नली है या इस प्रकार के कोई डिवाइस है, इनको रखा जाता है एक विलयन के अंदर, मार्जक विलयन जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर साफ करने वाला क्या होता है, एलिमेंट होता है। और फिर इस विलयन में प्रवाहित की जाती है अल्ट्रासाउंड। इस प्रवाहित अल्ट्रासाउंड से क्या होता है, कंपन होता है कणों में। किसके कणों में? धूल मिट्टी के, चिकनाई के। और इसकी वजह से क्या होते हैं, वो सतह से अलग हो जाते हैं। और इस प्रकार से ये सफाई कंप्लीट होती है। तो ये समझ में आ गया। पहला जो विभिन्न अनुप्रयोगों की हम बात कर रहे थे, तो पहला प्रयोग हमने किसमें किया है, सफाई करने के लिए किया है। सफाई करने के लिए क्या करते हैं, जिस भी इंस्ट्रूमेंट की सफाई करनी होती है, जो कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है, सर्पिलाकार नली है, उसको विलयन जो कि जिसमें मार्जक डला हुआ, यानी कि जो सफाई करने वाला सॉल्यूशन है वो डला हुआ है, और फिर उसको क्या किया जाता है, अल्ट्रासोन जो सोनिक जो साउंड है उसको उसमें प्रवाहित किया जाता है, उस पर थ्रस्ट उत्पन्न किया जाता है, और उससे कंपन होता है धूल मिट्टी और चिकनाई के कणों में, और वो जिस सतह से लगे होते हैं उससे अलग हो जाते हैं। दूसरा अनुप्रयोग यदि हम बात करें तो वो है धातु के ब्लॉक्स में दरार का पता लगाने के। अब ये कैसे किया जाता है, मान लीजिए एक धातु का ब्लॉक है, तो इसमें बेसिकली किया जाता क्या है, ये आपका धातु का ब्लॉक यानी कि टुकड़ा बोल सकते हैं, पिंड बोल सकते हैं, जो भी है हम बोलना चाहें वो है। तो इसमें ये दरार उपस्थित है। अब बाहर से देखने से ये दरार कैसे दिखाई देगी, न तो ऊपर से, साइड से, कहीं से भी नहीं देख सकते हम। क्यों? क्योंकि ये कहाँ पे है, बिल्कुल बीच में उपस्थित, बीच में उपस्थित है।
थ्री डायमेंशनली आप इस स्ट्रक्चर को सोचिए, दो डायमेंशन के नहीं, दो आधार पे नहीं, मान लीजिए एक क्यूब है, क्यूब जैसा धातु का टुकड़ा होगा, वॉल्यूम है जिसमें, उसके बीच में सेंटर में कहीं पे दरार है, तो उसको पता लगाना है। और पता क्यों लगाना है, सोच के देखिए, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे कि फ्लाईओवर बनाने के या फिर रेल की पटरियां बिछाने के, तो उसमें क्या किया जाता है, बड़े बड़े धातु के ब्लॉक्स लगाए जाते हैं। अगर उनमें छोटी सी भी दरार हो तो क्या होता है, जैसे कि फ्लाईओवर के अंदर धातु का ब्लॉक कहीं पे लगाना है बीच में जोड़ में, तो उससे बार बार जब उस पे से साधन गुजरेंगे, व्हीकल्स गुजरेंगे, तो वाइब्रेशन होगा, और वाइब्रेशन से क्या होता है, ये जो दरार होगी ये बढ़ती चली जाएगी और धातु का ब्लॉक टूट जाएगा, और इससे डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, बहुत बड़ी त्रासदी भी आ सकती है, फ्लाईओवर गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये एक ब्लॉक की बात नहीं कर रहे, ऐसा मल्टीपल में हो, लेकिन नुकसान एक ब्लॉक से भी होगा, टूटने से होगा स्ट्रक्चर की। इसी प्रकार से रेलवे की पटरी के अगर यदि पुल बनाया जा रहा है और उसके धातु के ब्लॉक में दरार है और उसको लगा दिया गलती से बिना चेक किए, तो बार बार उसी पटरी से ट्रेन गुजर रही है, तो क्या हो रहा है, बार बार रिफ्लेक्शन से होकर के उसमें से क्या होगा, रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस होगा, तो वो जो ब्लॉक है उसकी दरार बढ़ती चली जाएगी और वो टूट सकता है और इससे बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए इनमें क्या किया जाता है, चेक करके धातु के ब्लॉक लगाए जाते हैं, और चेक करने की विधि जो है वो आपकी जो है अल्ट्रासाउंड जो है, पराध्वनि है, उसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि किस प्रकार से, तो देखिए पराध्वनि जो है वो किसी स्रोत से उस धातु के ब्लॉक पर डाली जाती है इस प्रकार से। तो जितना एरिया परफेक्ट है, जिसमें कोई दरार नहीं है, तो वहां से ध्वनि होते हुए आगे निकल जाएगी, और आगे लगे हुए होते हैं संसूचक, यानी कि डिटेक्टर्स। तो वहां पे जो डिटेक्टर लगा होगा, पराध्वनि का डिटेक्टर, वो इनको ग्रहण करेगा और इंडिकेट करेगा। ये वाला जो संसूचक जो डिटेक्टर है, ये पॉजिटिव इंडिकेट करेगा, ये भी पॉजिटिव करेगा, लेकिन क्या होगा, जब यहाँ पे दरार उपस्थित है, तो जैसे ही ये वेव यहाँ पे आएगी, अल्ट्रासाउंड की वेव आएगी, तो दरार के कारण ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे अवरोधक के रूप में इसने काम किया, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वापस आ जाएगी, आगे नहीं जाएगी। तो इसके लिए यहाँ पे जो डिटेक्टर है ये अपना जीरो डिटेक्शन दिखाएगा। तो जैसे इसने जीरो डिटेक्शन दिखाया तो हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पे कोई ना कोई दरार उपस्थित है। दरार के कारण जो है साउंड की वेव कंप्लीटली ट्रेवल नहीं कर पाई, अदरवाइज ये इस प्रकार से जाती और डिटेक्टर में उपस्थिति दर्ज करवाती, लेकिन दरार के कारण रिफ्लेक्ट होकर के, परावर्तित होकर के वापस चली गई। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसका प्रयोग किया गया। और अन्य यदि एग्जाम्पल देखें, तो आपने भी सुना होगा ईसीजी, इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ। ईसीजी के अंदर क्या होता है, तो बाकी के भी जितने जो ह्यूमन ऑर्गन्स होते हैं उनका एक प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या किया जाता है, अल्ट्रासाउंड किया जाता है, अल्ट्रासाउंड टेस्ट किया जाता है। इसमें जो व्यक्ति है उसके ऊपर अल्ट्रासाउंड जो वेव्स हैं, यानी कि पराध्वनि जो है, की वेव्स को डाला जाता है, और उनके रिफ्लेक्शन के आधार पे, उनके परावर्तन के आधार पे क्या किया जाता है, एक प्रतिबिंब बनाया जाता है, इमेज बनाई जाती है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ भी क्या होता है, हृदय की, यहाँ पे एग्जैक्टली नहीं बना पाएंगे, हृदय की जो प्रतिबिंब होता है उसको बनाने के लिए यूज में किया जाता है। इसी प्रकार से अन्य अल्ट्रासाउंड के प्रयोग क्या होते हैं, शरीर के अंदर, शरीर के अंगों में
उपस्थित पथरी, स्टोन को बोलेंगे हम, या फिर कोई ट्यूमर है, इन सब को पता लगाने के लिए भी इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें भी क्या करेंगे, अल्ट्रासाउंड जो है उसकी वेव्स को डालेंगे, और मान लीजिए कि किडनी की बात हो रही है। अब किडनी के ऊपर जैसे ही ये अल्ट्रासाउंड वेव्स आएंगी तो जो नॉर्मल एरिया है उसमें से ये क्या करेंगी, निकल जाएंगी, और प्रतिबिंब, मान लीजिए यहाँ पे स्टोन उपस्थित है तो स्टोन क्या करेगा, इन अल्ट्रासाउंड वेव्स के लिए अवरोधक का काम करेगा और ये वापस आ जाएंगे। तो जितने एरिया के अंदर जो वेव्स हैं वापस आई है उतनी एरिया की एक अलग क्या बन जाएगी, सेम टू सेम यहाँ पे प्रतिबिंब बन जाएगा, इमेज बन जाएगी। और इससे क्या होता है, पथरी की या ट्यूमर की जो लोकेशन होती है बॉडी में वो पता की जाती है। तो ये हमने सारे क्या पढ़े, बेसिक से अनुप्रयोग पढ़े, डे टू डे लाइफ के अंदर, दैनिक जीवन के अंदर जो प्राध्वनि है, अल्ट्रासोनिक साउंड जो है उसका किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी क्या किया जाता है, प्राध्वनि का प्रयोग किया जाता है। एक आपने सुना होगा सोनार, सोनार स्टैंड फॉर साउंड एंड नेविगेशन रेंजिंग। देखिए साउंड एंड नेविगेशन रेंजिंग या रेंज कहेंगे हम, रेंज डिटेक्टर, डिटेक्शन। सोनार क्या करता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक डिवाइस होता है जिसके अंदर एक तो होता है जो जो प्राध्वनिक जो साउंड है, जो अल्ट्रासोनिक साउंड है उसको जनरेट करता है, स्रोत के रूप में कार्य करता है। तो दूसरा जो कंपोनेंट होता है वो उनको रिसीव करने का यानी कि ग्रहण करने का, डिटेक्ट करने का काम करता है। तो एक तो स्रोत हो गया, दूसरा हो गया डिटेक्टर, जो कि डिटेक्ट करेगा स्रोत के द्वारा भेजी हुई अल्ट्रासाउंड वेव्स जो परावर्तित होकर के आई हैं, रिफ्लेक्ट होकर के आई हैं। तो यहाँ पे तीन कॉन्सेप्ट बेसिकली जो है, तीन चीजें हो रही हैं। सबसे पहले साउंड जनरेट कर रहा है जो प्रेषितर है, जो प्रेषित कर रहा है, जनरेट करके साउंड ट्रेवल हुई, फिर वहां पे क्या हुआ, साउंड का जो ध्वनि का संचरण होने के पश्चात में ध्वनि वहां से परावर्तित हुई, रिफ्लेक्ट हुई, और आकर के डिटेक्टर जो लगा हुआ था उसने उसको डिटेक्ट कर लिया, संसूचक जिसको बोला मैंने। तो इस प्रकार से ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, और इसके अंदर मैथमेटिकल फॉर्मेट के अंदर किस किस प्रकार से किस चीज का हम जो पता लगा सकते हैं उस पे हम डिटेल में एक बार चर्चा करते हैं। तो देखिए मान लीजिए ये कोई शिप है, बोट है, इसके अंदर जो है सोनार लगा हुआ है। बेसिकली ये कहाँ पे प्रयोग में लिया जाता है सोनार, इसको वाटर बॉडीज के अंदर डिटेक्शन में काम में लिया जाता है, अन्य जगह पे भी लिया जा सकता है। तो इसमें एक तो क्या हो गया, आपका प्रेषितर हो गया, यानी कि स्रोत भी मैं इसको कह सकती हूँ, प्रेषित कर रहा है ये जो अल्ट्रासाउंड है, यानी कि प्राध्वनि को भेज रहा है, प्राध्वनिक तरंगों को भेज रहा है। अब यहाँ पे हम एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। पहले समुद्र तल है, मान लीजिए कोई भी जो शिप है, कोई भी नाव है
वो क्या करना चाह रही है, कितनी गहराई पे समुद्र तल अवस्थित है उसका पता लगाना है। तो सबसे पहले जो प्रेषितर होगा यानी कि जो सोर्स होगा जो जनरेट करेगा प्राथमिक तरंगे ने भेज दी, जाकर के वो समुद्र तल से टकराएंगी और वापस से परावर्तित होकर के आएंगे। तो यहाँ पे लगा हुआ है संसूचक यानी कि डिटेक्टर, इसने इनको डिटेक्ट कर लिया। अब ये क्या किया, यहाँ पे हमें पता है कि जब भी रिफ्लेक्शन होकर के वापस से डिटेक्शन होगा, परावर्तन होगा, तो मान लीजिए इसने डी डिस्टेंस ट्रेवल की, इसने भी डी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, सेम टू सेम होती हैं ये दोनों। तो कितना समय लगा, जब यहाँ से भेजा है तब t1 समय पे भेजा, यहाँ पे जब वापस से डिटेक्ट हुआ संसूचक के अंदर, मान लीजिए जब भी सूचना वापस दर्ज हुई तो वो t2 टाइम पे हुई, तो समय कितना लग गया, t2 माइनस t1 लग गया। इतना समय जो है ध्वनि की तरंग को जा करके समुद्र तल से टकरा करके वापस आने में इतना समय लग गया। अब जब हमें समय पता है, क्या पता चल गया हमें, समय पता चल गया, क्योंकि ये तो हमने देखा है कि हाँ इतने टाइम पे ऑन किया भेजा और इतने टाइम पे वापस डिटेक्टर में जो है बीप किया है या लाइट हुई है, जैसे भी डिटेक्टर का माध्यम होता है दिखाने का, तो वो समय हमें पता है। दूसरा, हमें जिस भी माध्यम में भेज रहे, जल की अगर हम बात करें, समुद्र तल है तो पानी के माध्यम में जो है ध्वनि की प्राध्वनि की गति का पता है, वो पहले से प्री डिफाइंड होती हैं। तो यानी कि उसको यदि हमने बोल दिया v, तो समय कितना लगा, t2 माइनस t1 को मान लीजिए t मान लेते हैं, तो दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी होती है आपकी समय गुणा काल, तो ये हो जाएगी t गुणा v। तो आपकी जो 2d डिस्टेंस है, क्योंकि टोटल टाइम देखा है हमने यहां से जाकर के यहां आने का, तो जाने में d डिस्टेंस कवर की, आने में भी d डिस्टेंस की, तो जो 2d डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, t के, और यहाँ पे t भी पता है v भी पता है, तो हम d डिस्टेंस जो है, d डिस्टेंस इसको आराम से हम पता कर लेंगे। तो हमें क्या पता चल जाएगा, समुद्र तल की गहराई कितनी है ये पता चल जाएगा। तो इस प्रकार से एक मैंने एग्जाम्पल बताया कि समुद्र तल की गहराई को कैसे पता कर रहे हैं। इसी तरीके से मान लीजिए ये नाव या फिर वारशिप है और यहाँ पे डिटेक्टर और जो है सोनार सिस्टम लगा हुआ है, और ये अपने सामने आने वाले अन्य जो वारशिप है का इसी प्रकार से क्या करेगी, पता लगा लेगी कि ये कितनी दूर पे है। तो पनडुब्बी का भी पता इसी प्रकार से लगाया जाता है कि ऊपर नाव है, ऊपर जो है डिस्ट्रॉयर शिप है या जो भी है, और नीचे कोई पनडुब्बी चल रही है, तो साउंड वेव्स को भेजा जाता है, ये टकरा करके वापस आती हैं। तो समुद्र तल तो आइडिया होता है कि इतना गहरा नहीं होगा, उससे भी गहरा होगा। तो जैसे ही पनडुब्बी होती नीचे आएगी उसके, तो उसका भी पता लगा लिया जाता है। नीचे नहीं आए तो भी अलग अलग जगह पे क्या किया जाता है, सोनार को लगा दिया जाता है, ताकि अलग अलग दिशा के अंदर पता लगा सके, यहाँ पे पनडुब्बी हो चाहे वो यहाँ पे हो। तो बेसिकली समुद्र तल की गहराई का पता लगाने के लिए, पनडुब्बी का पता लगाने के लिए, या फिर जो है बर्फ के बड़े बड़े जो पहाड़ होते हैं, हिमशैल जिसको बोलते हैं, उनका पता लगाने के लिए, क्योंकि क्या होता है बर्फीले एरिया में से जब मालवाहक जहाज गुजर रहे होते हैं तो वहां पे पानी, समुद्र का पानी और बर्फ के कारण धुंध बन जाती है, और उस धुंध के कारण बर्फ के जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं जो समुद्र में आ जाते हैं टूट के, वो दिखाई नहीं देते, और यदि वो जहाज से टकराते हैं तो जहाज को बहुत नुकसान हो सकता है, माल को बहुत नुकसान हो सकता है। तो इसलिए उनसे बचने के लिए क्या किया जाता है, सोनार का प्रयोग किया जाता है। तो से कहते हैं, और आज हमने कंप्लीट किया ध्वनि के अनुप्रयोग, ध्वनि का परावर्तन, इन सब के बारे में। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पतंजलि रिद्धि सिद्धि चौराहा के पास, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर। कॉल करें 72406 72406।